सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एनसी वेब के जो इंटरव्यू नोटिस आया है वो मैंने आपको बताया था। एनसी वेब के इंटरव्यू नोटिस की डेट्स मैंने आपको सारी बता दी थी कि कब कौन सा इंटरव्यू है, और साथ ही साथ मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो सब कर बता दिया था। सो कि जिसने नहीं देखा है, मैं कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक पिन कर दूंगी, आप देख लेना वो वीडियो पहले कि आपकी, ताकि आपको डेट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब पता चल जाए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमने एक परफॉर्मा डाउनलोड किया है। जो पिछला नोटिस था ना वो दिखाऊंगी अभी। तो परफॉर्मा कैसे फिल करना है वो भी डिस्कस करेंगे। परफॉर्मा में एपीआई स्कोर मांगा हुआ है सारे कैंडिडेट से जो एलिजिबल है एनसीवेब के इंटरव्यू के लिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर। सो वो कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं आपको डिस्कस करूंगी, ताकि आप करेक्टली वहाँ पे फिल कर सको और देख सको कि आपका जो मिनिमम एपीआई है बन भी रहा है कि नहीं। सो लेट्स डिस्कस। सो पहले चलते हैं एनसीवेब के नोटिस की तरफ, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इसमें देखो आपको लिखा है प्रिंट आउट लेकर आना है परफॉर्मा का ड्यूली फिल्ड इन, और फिर हमने इस लिंक पे क्लिक किया था। इस लिंक पे क्लिक करके जो हमारे पास पीडीएफ डाउनलोड हुई उसको फिल करके हमें लेके जाना है। ठीक है, तो इस लिंक पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने गूगल स्कैन से स्कैन करके इस लिंक को, फिर ये आया, ये वाला पीडीएफ डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब इसमें परफॉर्मा लिखा हुआ है एपीआई स्कोर को दिखाने के लिए। अच्छा, एपीआई स्कोर मिनिमम 50%, 55% होता है डीयू में। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो तो 55% आपका एपीआई स्कोर होना चाहिए। 55% बनेगा कैसे वो मैं बताती हूँ अभी आपको। ठीक है, तो ये परफॉर्मा कैसे भरना है, यहाँ पे अपनी फोटो और ये सब, अपना सब्जेक्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आप लिख लेंगे। ठीक है, जेंडर, डीओबी, सब आपका खुद का पर्सनल डिटेल्स है जो आपको खुद पता होंगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, और ये सब आ जाएगा। अदर एग्जामिनेशन आप खाली छोड़ सकते हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई डैश वगैरह डालने की, आप खाली छोड़ देना। एमफिल और पीएचडी अगर नहीं हुआ है तो इसको भी खाली छोड़ देना। ऐसे नहीं कि आप कुछ इसमें एनए लिख दो या कुछ लिख दो, नहीं, खाली छोड़ दो, या फिर आप अब इसको डैश डाल सकते हो, टोटल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका इसका टोटल क्या स्कोर क्लेम्ड लिखा है। ठीक है, तो किसका कितना स्कोर बनेगा वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे क्या स्कोर लिखना है वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो भी आपको ये बताऊंगी, ये स्कोर जो है एपीआई स्कोर है वो कैसे कैलकुलेट होता है, आपको कितना यहाँ लिखना है वो सबको मैं बताऊंगी। और परसेंटेज आपको पता ही है आपको, क्योंकि अगर यूजी पीजी में आपका सीजीपीए में आया है परसेंटेज, तो सीजीपीए को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपका आपका पहले का ग्रेजुएशन है तो लास्ट में लिखा होता है कि 9.5 से मल्टीप्लाई करना है या 10 से। तो जिस सीजीपीए को 10 से मल्टीप्लाई करके, या जो अगर मेरा जो बैच था उसमें 9.5 क्राइटेरिया हुआ करता था, फिर लेकिन जो नया बैच आया था 2022 के बाद वाला, उसके 10 से कैलकुलेट होना शुरू हुआ है। तो वो आपको खुद का पता होगा, नहीं भी पता तो आपका अपने मार्कशीट खोलोगे ना, मार्कशीट के लास्ट में जो डिस्क्लेमर्स में 2-3 लाइन लिखी होती है ना, उसमें 9.5 या 10 आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल लोगे, तो परसेंटेज से ही आपका ये एपीआई स्कोर कैलकुलेट होने वाला है। ठीक है, अब एक एक करके हम समझेंगे भी, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे नेट जीआरएफ आपका पता चल जाएगा कि स्कोर, नेट जीआरएफ का भी कितना स्कोर बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। एग्जामिनेशन में तो आपका पहले से क्रॉस है। ठीक है, ये सब अभी मैं फिल करके दिखाऊंगी आपको, चिंता मत करो। पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन आपका टाइटल, जर्नल नेम, ईयर, ये सब आप लिख दोगे। और इसका पब्लिकेशन का भी कितना स्कोर है यहाँ पे अभी हम लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको अब मैं कैसे फिल करने वाली हूँ या मैंने कैसे फिल किया है ये फॉर्म, मैं आपको अपना करके दिखाऊंगी, फिर आप मेरे थ्रू आप अपना वाला कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस आपका और उससे रिलेटेड स्कोर, फिर लास्ट में आपका टोटल एपीआई जो आपने ऊपर लिखा ना, तो टोटल यूजी में कितना बना, टोटल पीजी में, एमफिल में बना कि नहीं, नेट जीआरएफ का कितना स्कोर बना, पब्लिकेशंस का, एक्सपीरियंस का, और फिर इन सबको आपको प्लस करके यहाँ आपका टोटल एपीआई स्कोर लिख देना है। और इन्होंने लिखा है कि अगर आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ गलत दी, गलती से कोई भी स्कोर गलत लिख दिया, तो फिर आपको आपकी जो रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। इंटरव्यू होगा लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो फिर आपका तो चांस ही नहीं है बनने का असिस्टेंट प्रोफेसर एनसी वेब में स्पेशली। तो अब आ जाते हैं एपीआई स्कोर पे। सो अब ये क्राइटेरिया है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, स्पेशली डीयू की मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, डीयू से रिलेटेड है ये पूरा। तो अगर देखो आपका ग्रेजुएशन का स्कोर क्या कितना बनेगा और कितना एपीआई बनेगा। अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% या 80% से ऊपर आया है तो आपका स्कोर बनेगा 21। ठीक है, और ये 80% कैसे, जैसे सीजीपीए है, सीजीपीए आपकी 8 पॉइंट कुछ आई है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से आपका 80% बन जाएगा। ठीक है, अगर 8 से ऊपर सीजीपीए आई है तो। सो ग्रेजुएशन में आपके अगर 80% से 80% से ऊपर है, सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, और नहीं पता हो तो गूगल पे भी देख सकते हो, तो आपका 21 आ जाएगा। अब मेरा जो है, मेरे जो आए थे, मेरे 74% कुछ आए थे ग्रेजुएशन में, तो मेरा 80% से तो ऊपर नहीं। और वैसे भी जो पॉल साइंस ऑनर्स है, जैसे हमारा तो ऑनर्स का सब्जेक्ट है, तो ऑनर्स के सब्जेक्ट में 80% बहुत रेयर
थियरी आते हैं, बीए प्रोग्राम, और जो थोड़े छोटे मोटे सब्जेक्ट्स है उसमें फिर भी ईजी रहता है ये मार्क्स लाना। स्पेशली साइंस और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में मार्क्स ईजी रहते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो 60% से लेकर और 80% से कम जिसके आए हैं ग्रेजुएशन में, उसका एपीआई कितना बनेगा, 19। तो मेरा कितना बनेगा, मैं यहाँ पे क्या फिल करूंगी, सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी डीयू, ईयर ऑफ पासिंग में अपना लिख के, परसेंटेज मेरा जैसे 74 आया, मैंने यहाँ पे 74% लिख दिया उसको, सीजीपीए को कन्वर्ट करके। डिवीजन मेरी फर्स्ट आई थी तो फर्स्ट डिवीजन लिख दिया, और मेन सब्जेक्ट मेरा पॉलिटिकल साइंस था तो मैंने पॉलिटिकल साइंस लिख दिया। और स्कोर में कितना लिखूंगी, इस हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से मेरा स्कोर बनेगा 19। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 19। ठीक है, ये मेरा स्कोर क्लेम्ड हो गया। अब अगर वैसे आपके अगर 80 से भी नीचे, मतलब 60 से नीचे आया तो आप 16 लिखोगे, 55 से 60 के बीच में अगर, और 45 से 55 के बीच में तो आप 10 लिखोगे। ठीक है, यूजुअली हम 60 से ऊपर वाले, और फिर जिनका फर्स्ट 60 से ऊपर है यानी कि फर्स्ट डिवीजन है, उनको कंसिडर किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपको आपके 55% या सेकंड डिवीजन भी है कहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि आपका इंटरव्यू ही ना हो, क्योंकि यूजुअली आप फर्स्ट डिवीजन को, मतलब क्राइटेरिया रहता है कि आपके एटलीस्ट 55% से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा। वैसे मतलब इंटरव्यू आप सब दो, मैं आपको थोड़ा क्राइटेरिया बता रही हूँ कि फर्स्ट डिवीजन वालों को या इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बस इतना। ठीक है, ऑल्दो फर्स्ट डिवीजन, अगर सेकंड डिवीजन है तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में या इवन कॉलेजेस में सेकंड डिवीजन वालों को कंसिडर ही नहीं किया जाता इंटरव्यू के लिए। बल्कि एनसीवेब की बात करूँ तो आप एनसीवेब में अपना लिख देना जितना बन रहा हो। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सेम, अगर मेरे 25-80 या ऊपर से है मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए में, तो मेरा 25 रहेगा, और यहाँ पे मेरा 23। तो मेरे 60 से 80 की रेंज में थे, 65 कुछ थे, तो 23 में लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं स्कोर क्या लिखूंगी, 23 पीजी में, डी लिख के, ईयर ऑफ पासिंग और मेरा परसेंटेज, फर्स्ट मेरा इसमें भी आया था, और यहाँ पे मेरा पॉल साइंस लिख के 23 लिख दूंगी। फिर अब एमफिल और पीएचडी तो मैंने की, एमफिल तो हमारे जब मेरे टाइम तक एमफिल आते आते हट गया था। अगर आप कोई मेरे सीनियर है और देख रहे हैं ये वीडियो, तो अगर एमफिल है आपके पास, तो एमफिल में अगर आपके 60 या 60 से ऊपर आए थे तो आप 7 लिख देना। 50 या 60 से आए थे, लेस देन 60 आए थे, या 55% टू लेस देन 60%, यानी कि 55 से 60% के बीच में आए थे तो आप 5 लिख देना। ठीक है, और उससे कम वालों को, 55 से कम वालों को तो कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं ये एमफिल में। ठीक है, तो आप उससे कम है तो आप स्कोर ही मत डालो, एमफिल ही कंसिडर नहीं होगी, आपकी फेल माने जाओगे। सो ये हो गया। ठीक है, अब एमफिल मेरी नहीं है तो मैं क्या करूंगी, एमफिल तो मेरी था नहीं तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगी, क्योंकि हमारे तक आते आते एमफिल अब खत्म हो चुकी है। अदर एग्जामिनेशन इज इफ एनी, तो ये नहीं करना कुछ, इसको मैं प्लस करके यहाँ पे लिख दूंगी, क्योंकि और कोई एग्जाम मेरा है, मेरा एग्जाम है नेट और दूसरे एग्जाम है, लेकिन वो नेट के लिए अलग से यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है, एमफिल है और पीएचडी है, तो पीएचडी अगर एमफिल है तो एमफिल के मार्क्स, और पीएचडी है तो आप अगर, अच्छा मान लो आपकी एमफिल भी और पीएचडी भी है, तो आप यहाँ पे एमफिल टिक कर दोगे और एमफिल के मार्क्स लिख दोगे, और यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे पीएचडी। ठीक है, पीएचडी लिख के डीयू, तो फिर आप यहाँ पे पीएचडी के मार्क्स फिल कर दोगे, तो एक एमफिल का हो जाएगा, एक पीएचडी का हो जाएगा, और इसको आप प्लस कर लोगे तो मेरा यहाँ पे जैसे 4 बन रहा है, सॉरी 9, 10, 11, 12 यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे मेरा 3, 4, 42 हो गया। तो मेरा अभी तक का स्कोर कितना हो गया, 42। तो मैं 19 और 23 लास्ट में जाके लिख लूंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दिया 19 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 23। और एमफिल में मेरे नहीं है, नेट जेआरएफ के, चलो अब पता करते हैं नेट जेआरएफ के कितने मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाते हैं अब। तो डेट और ईयर आप नेट जीआरएफ की लिख दोगे, किस साल में आपने पास किया है नेट, या किस साल में आपका जीआरएफ निकला है। ठीक है, नेट निकला है तो नेट वाले में, अगर नेट जीआरएफ दोनों निकला है, मतलब नेट जीआरएफ एक साथ ही है, तो यहाँ पे आप जीआरएफ वाले में करोगे और ये ब्लैंक छोड़ दोगे। अब इसका स्कोर देखें तो, नेट का स्कोर देखें तो, अच्छा पीएचडी कंप्लीटेड है तो 25 मार्क्स मिलते हैं आपको पीएचडी के, उसमें कोई परसेंटेज नहीं रहता, 25 मार्क्स मिलते हैं डायरेक्ट। नेट विद जीआरएफ अगर आपने क्लियर किया है तो 10 मार्क्स आप लिख देना, और अगर सिर्फ नेट क्लियर किया है तो 8 मार्क्स लिख देना। तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर जीआरएफ किया तो मैंने 10 लिख दिया और इसको मैंने खाली छोड़ दिया। ठीक है, फिर अब आपको पता चल गया, सिर्फ देखो 2 ही मार्क्स का फर्क है, ज्यादा एपीआई आपका कम नहीं होगा। अगर आपके पास नेट भी है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर रिसर्च पब्लिकेशन, तो रिसर्च पब्लिकेशन आप मैक्सिमम 3 करवा सकते हो, मतलब रिसर्च पब्लिकेशन एपीआई काउंट जो होती है, एपीआई के लिए 3 रिसर्च पब्लिकेशन मैक्सिमम काउंट होती है। अगर आपने 3 से ज्यादा करा रखी है तो आपके सीवी को इनहांस करेगी, आपके प्रमोशन में या आपके इंटरव्यू में करेगी, लेकिन एपीआई आप 3 रिसर्च पब्लिकेशन मैक्स। तो मेरी जो है, मेरी 3 रिसर्च पब्लिकेशन ऑलरेडी है। एक रिसर्च पब्लिकेशन का 2 मार्क्स मिलता है अगर आपकी एक आर्टिकल पब्लिश है। और रिसर्च पब्लिकेशन ये किसको मान रहे हैं, रिसर्च पब्लिकेशन सिर्फ जो यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स हैं या जो पीयर रिव्यूड जर्नल में अगर आपका आर्टिकल पब्लिश है। आर्टिकल के अलावा जैसे बहुत लोग जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, उसमें अपने एडिटोरियल पब्लिश कराते हैं, तो उसका कोई एपीआई नहीं है। जैसे मैंने एक बुक लिखी थी, बुक के अंदर एक चैप्टर मैंने अपना पब्लिश करा रखा है वॉल्यूम में, तो वो मेरा एपीआई में कंसिडर नहीं होगा,
क्योंकि वो बुक के अंदर एक चैप्टर है, ये सिर्फ जर्नल्स को कंसिडर कर रहे हैं, आर्टिकल्स को, ठीक है, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में अगर पब्लिश्ड है तो उसको आर्टिकल्स को ही पब्लिश माना जाता है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर ऐसा होगा कि इसको कंसिडर किया जा रहा है तो मैं आपको कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। लेकिन अभी जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से सिर्फ यही, जितना लोगों से मैंने मतलब पता किया और पूछा तो यही है, ठीक है, कि आर्टिकल्स कंसिडर किए जाते हैं। तो मेरे 3 आर्टिकल्स हैं और मेरे तीनों आर्टिकल्स एक अच्छे पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश है। एक तो मेरा स्कोपस वाला भी हो गया है। सो ये मेरे आर्टिकल 3 पब्लिश करा लिए तो मेरे जो एपीआई यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं खाली छोड़ दूंगी बाकी 2 चीज़ें। एग्जाम्पशन तो उनको है, एग्जाम्पशन किनको है नेटजेआरएफ में, जिनका एमफिल है या फिर पीएचडी है। तो एग्जाम्पशंस वाले यहाँ लिखिए, इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम्पशन का जो क्राइटेरिया है वो आप ऑलरेडी एमफिल यहाँ पे फिल कर चुके होंगे। अब आ जाते हैं आगे फॉर्म में। फॉर्म में आपका पब्लिकेशन, तो मेरे देखो 3 पब्लिकेशन है और देखो 3 ही कॉलम्स बने हुए हैं। तो मैं अपने तीनों जो मेरी पब्लिकेशन है उसका मैं टाइटल लिख दूंगी, जनरल का नाम लिख दूंगी यहाँ पे, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लिख दूंगी। तो टोटल मेरे, क्योंकि मैंने तीनों पब्लिकेशन और हर पब्लिकेशन से मुझे 2 मार्क्स मिलेंगे, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 6। अच्छा, अगर आप एज ए को ऑथर पब्लिश करवाया है तब भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, कोई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। को ऑथर अगर एक है तो एक से ज्यादा को ऑथर है तो फिर आपके मार्क्स कम होते जाएंगे, ठीक है। देन आपका टीचिंग एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग एक्सपीरियंस सिर्फ एडहॉक का, गेस्ट का, परमानेंट और टेम्परेरी, इस बेसिस पे काउंट होता है। तो गेस्ट फैकल्टी का भी हो जाता है, लेकिन आपका जैसे आप एनसीवेब एसयूएल में पढ़ा रहे हो तो उसका कोई एपीआई नहीं बनता है, ठीक है। अगर जैसे मैंने पढ़ाया है एनसीवेब एपीआई तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल सकती, क्योंकि उनका एनसीवेब एसयूएल वालों का एपीआई काउंट नहीं होता, ठीक है। गेस्ट का यहाँ पे लिखा है तो गेस्ट का काउंट होता होगा, तो यहाँ पे आप इसे लिख देंगे। और यहाँ पे स्कोर आपका कितना बनेगा फिर, जैसे अगर आपने रेगुलर कहीं पढ़ाया है या पहले कहीं पढ़ाया है, तो यहाँ पे टीचिंग के मिलते हैं आपको 10 मार्क्स, मैक्सिमम 10 होते हैं। अगर 1 साल पढ़ाया है तो 2 मार्क्स मिलेगा। वैसे 5 साल तक आप जा सकते हो, 5 साल से ज़्यादा आपका ईपीआई काउंट नहीं होता। तो जैसे मैंने 2 साल पढ़ाया है तो मेरे को कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स। लेकिन क्योंकि मेरा एनसीवेब एसयूएल का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, सिर्फ रेगुलर में अगर मैं पढ़ा रही हूँ तब काउंट होगा, तब मैं आप वो नहीं लिख सकती हूँ, ठीक है। एनसीवेब एसयूएल का एपीआई काउंट नहीं होता है क्योंकि उनको गेस्ट फैकल्टी नहीं समझा जाता है, और एज एकेडमिक काउंसिलर हम जहाँ पे करते हैं, ऑल्दो हमारे जो ऑफर लेटर है उसमें गेस्ट फैकल्टी लिखा होता है, बट स्टिल, ठीक है। सो ये हो जाएगा। बाकी अगर ये भी मैं कंफर्म कर दूंगी कि एनसीवेब का और एसयूएल का एक्सपीरियंस काउंट होगा इस बार कि नहीं, वैसे तो इतने सालों से तो आज तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस बार कोई चेंजेस हुआ है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी या नेक्स्ट वीडियो या शॉर्ट्स में बता दूंगी, ठीक है। और अवार्ड्स पे अगर देखो, अवार्ड्स में कौन कौन से, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई अवार्ड मिला है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, नेशनल लेवल बॉडी से, कोई भी आपका अवार्ड है, तो अवार्ड के 3 एपीआई स्कोर है। अगर आपको स्टेट लेवल पे कोई अच्छा अवार्ड मिला है, बड़ा अवार्ड, तो उसके 2 एपीआई स्कोर है, ठीक है। सो ये आपका हो गया। एंड आपका यहाँ पे आपका देखो एमफिल और पीएचडी के मैक्सिमम मार्क्स मिला के 25 हो सकते हैं, नेट और जेआरएफ के मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, अवार्ड कैटेगरी में मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका टोटल 100 स्कोर बनता है, तो जिसका 100 तो बहुत ही रेयर, जिनका पीएचडी भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और पब्लिकेशन भी करा लो तब भी बहुत मुश्किल हो जाता है 100 बनना, तो ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का चाहिए, फिर तब जाके 100 एपीआई बनता है। सो ये आपका 84, 6 और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स काउंट होते हैं 1 साल के लिए। 1 ईयर इज इक्वल टू 2 एपीआई स्कोर, अगर आपका 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो ये हो जाएगा। टोटल एक्सपीरियंस में आप लिख दोगे फिर कितना ईयर, मंथ और डेज में आप अपना टीचिंग एक्सपीरियंस लिख दोगे, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस का अगर देखो एनसीवेब एसयूएल का काउंट हो जाता है तो और अच्छा है। तो यहाँ पे मैं तो 2 भी आप मतलब अगर आपने 1 साल भी एनसीवेब में या एसयूएल में पढ़ाया तो आप 2 मार्क्स आराम से यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। देन प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप अभी भी कहीं एनसीवेब या एसयूएल में कहीं पढ़ा रहे हो या कहीं रेगुलर फैकल्टी पढ़ा रहे हो या परमानेंट हो कहीं, तो आप यहाँ लिख देना, ठीक है। एंड टोटल फिर आपका यहाँ पे जैसे मेरे पब्लिकेशन के 6 मार्क्स हो गए, आप मेरे 10 हो गए, तो मैं सबको काउंट करके अगर लिखूं और अगर मैं एक्सपीरियंस अभी यहाँ भी काउंट करूँ तो मेरा कितना बन रहा है, आराम से 54 बन रहा है। तो मुझे एक पब्लिकेशन मेरा तो आराम से 58 तक बनेगा। लेकिन अगर आपका मान लो कोई भी पब्लिकेशन नहीं है तो आपका अगर सिर्फ नेट है तो 52 बनेगा, अगर सिर्फ नेट जेआरएफ है तो 54 बनेगा। फिर भी आपको एक पब्लिकेशन और करानी पड़ेगी 55 से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मिनिमम एपीआई 55 होना चाहिए डीयू के रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ऑल दो एनसीवेब का जो नोटिस आया है वैसे ना जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारे वैकेंसीज आती हैं डीयू में, तो वहाँ पे हमेशा 55% का एपीआई स्कोर का क्राइटेरिया रहता ही रहता है। पर इस बार आपके इसमें एनसीवेब के नोटिस में कहीं पे भी 55% लिखा हुआ नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि इंटरव्यू तो भाई अभी हर कोई दे सकता है। लास्ट में जब ये डिसाइड करेंगे किसको अपॉइंट करना है किसको अपॉइंट नहीं, तो तब वो एपीआई जरूर से देख लेंगे,
ठीक है। सो अभी आप इंटरव्यू तो बेझिझक होके वो जितना भी एपीआई बन रहा है इंटरव्यू देने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू देके वापस आओ। बाद में एपीआई वो 55% से ऊपर देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं वो बात की बात है। ठीक है। सो वैसे तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 55% होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई, देखो जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो आपका पच लेस 45 टू 55 तक जा सकता है। ठीक है। 45% से कम है आपके ग्रेजुएशन में तो ऑब्वियसली आप फेल हो गए होगे, तो वो तो आपका ईपीआई काउंट भी नहीं होगा। ठीक है। इतने तो मतलब एटलीस्ट आपके होने चाहिए, 45% टू लेस देन 55%। ठीक है। 45 से 55 का मतलब है ये 10 आपका बन जाएगा। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आपके 55% से कम है और आप जनरल में हो तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, पहली बात, क्योंकि फिर आपका सेकंड डिवीजन में चला गया होगा। लेकिन अगर आप एस सी एस टी ओबीसी से और आपके 50% है तब आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर एस सी एस टी ओबीसी में भी आपका 50% से कम है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, इंटरव्यू के लिए भी नहीं और कहीं पे वैसे भी नहीं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ठीक है। मतलब एनसी वेब में पढ़ाना हो, एस वेल में असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पे भी पढ़ाना हो, तो एटलीस्ट आपके पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत मायने रखती है, और ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपके 45% तो होने ही चाहिए। ठीक है। 45 से कम नहीं हो सकता, और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल हो तो 55% से कम नहीं हो सकता, और 50 पर अगर एस सी एस टी ओबीसी में से हो या पीडब्ल्यूडी तो 50% से कम नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान रखना, बाकी कहीं ये रिजर्वेशन वाला चीज़ काम नहीं आएगा, बस पोस्ट ग्रेजुएशन में ये अलग से लिखा हुआ है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इसमें आपको थोड़ा सा जो दूसरी कैटेगरी से हैं उनको थोड़ा सा आराम कंफर्ट मिल चुका है। ठीक है। सो आई होप आपको ये पी एफ फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब समझ आ गया होगा। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि 100% मैंने आपको सही इन्फो दिया, और आप ये इन्फो लिख भी सकते हो। ठीक है। और अगर आपको अपनी तरफ से कंफर्म करना है किसी से टीचर से तो आप कंफर्म कर सकते हो। लेकिन मैंने जितने भी बाकी टीचर सीनियर्स और जो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी परमानेंट है उनसे पूछा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाय बाय।